गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो में लीलाधर शर्मा पर्वतीय के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर साहित्य सागर संक्षिप्त कहानियों के भाग से फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है भीड़ में खोया आदमी, और इसके लेखक हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पर्वतीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत हो चुके हैं। तो आज उनके द्वारा रचित पाठ, लिखित पाठ भीड़ में खोया आदमी, इसका अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि उनके जीवन परिचय की अंतिम पंक्तियों में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय विषयों को पर्वतीय साहब ने बड़े ही रोचक ढंग से हिंदी में प्रस्तुत किया है। तो राष्ट्रीय विषय क्या है? प्रदूषण, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, ये सब राष्ट्रीय विषय है जिससे पूरे राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ है। और ऐसे विषयों को पर्वतीय जी ने हिंदी साहित्य में बड़े ही सरल, सुबोध और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो भीड़ में खोया आदमी, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने भारत की बढ़ती हुई बेतहाशा जनसंख्या को, भारत की जो बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या है, उस पर चोट करते हुए इन्होंने इस पाठ का सृजन किया है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में पाठकों को यह बताने का प्रयास किया है कि देश में आज जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं देश में हमें देखने सुनने को मिल रही हैं, उसके मूल में कहीं न कहीं यह जनसंख्या बढ़ती है। अगर यह जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस जनसंख्या की भीड़ में खो जाएंगे, अर्थात यह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे विकास का नहीं अपितु विनाश का कारण बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए पाठ के सारांश से हम परिचित होते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रारंभ में बताया है कि इस पाठ में वह जनसंख्या वृद्धि की समस्या को लेकर इस पाठ का सृजन किया है, और यह बताया है कि अगर ऐसी ही यह जनसंख्या बढ़ती रही तो इस जनसंख्या के बोझ तले एक दिन हम आप भी समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से देश के संसाधनों का विकास नहीं हो रहा है। तो इस कहानी के मूल में लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत जी, श्यामलाकांत जी लेखक के घनिष्ठ मित्र हैं और वे बड़े ही नेक हैं, ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं। इन्हीं एक व्यक्ति के अंदर जो सारे सद्गुण होने चाहिए वे सारे सद्गुण बाबू श्यामलाकांत जी में विद्यमान है। लेकिन एक कमी है, वह यह है कि उनका परिवार अनियोजित है, नियोजित नहीं है, अनियोजित है, जिस वजह से यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि शायद उनका परिवार सुखी और समृद्ध होगा। क्यों? क्योंकि उनकी आय सीमित है और परिवार अनियोजित है। इसलिए यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि वे सुखी और समृद्ध होंगे। देखिए, कहानी के प्रारंभ में लेखक बताता है कि उनके घनिष्ठ मित्र बाबू श्यामलाकांत जी की लड़की की शादी है और उन्हें उस विवाह में शामिल होने के लिए जाना है। मजबूरी क्या है
कि भाई घनिष्ठ मित्र हैं, नकार नहीं सकते हैं, जाना जरूरी है, तो वे टिकट के लिए स्टेशन पर जाते हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद पता चलता है कि कोई किसी भी ट्रेन में कोई भी सीट खाली नहीं है। मजबूरन जिस दिन उन्हें जाना था वे अनारक्षित डिब्बे में ही सफ़र करते हैं और किसी ढंग से वे हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचने के पहले ही ट्रेन को वे लक्सर में छोड़ देते हैं, फिर दूसरी ट्रेन पकड़कर वे हरिद्वार जाते हैं। जब लक्सर में वे ट्रेन से उतरते हैं तो देखते हैं जितने यात्री ट्रेन के अंदर हैं उससे कहीं अधिक यात्री ट्रेन की छतों पर सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह जान हथेली पर लेकर लोगों को सफ़र करते हुए देखकर लेखक यह सोचने पर मजबूर होता है, क्या इन लोगों को रेलवे के नियम, कानून और अनुशासन का ध्यान नहीं है? आखिर कौन सी मजबूरी है कि जो ये लोग छतों पर बैठकर सफ़र कर रहे हैं? एक प्रकार से लेखक यह बताना चाह रहा है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस जनसंख्या को ढूंढने में हमारी रेल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अर्थात यातायात की व्यवस्था इस बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने बौना साबित हो गई है। जो हमारे देश में यातायात की रीढ़ भारतीय रेल को कहा जाता है, लेकिन वही भारतीय रेल आज इस बढ़ती हुई जनसंख्या के बोझ को ढोने में असमर्थ दिखाई दे रही है। तो एक प्रकार से लेखक यह बताना चाहता है कि ट्रेनों में जो अतिशय भीड़ हो रही है, लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, लोग नरकीय यात्रा कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं या उसके पीछे अवश्य ही यह जनसंख्या वृद्धि है। आगे लेखक बताता है कि जब वह हरिद्वार स्टेशन पर पहुंच जाता है तो श्यामला कांत जी के बड़े लड़के दीनानाथ, देखिए कहानी का प्रमुख पात्र श्यामला कांत जी है। श्यामला कांत को ही केंद्र में रखकर कहानी का ताना बाना बुना गया है। तो आइए, तो जब लेखक हरिद्वार स्टेशन पर पहुंच जाता है तो श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ उन्हें लेने के लिए आया हुआ है। लेखक दीनानाथ से वार्तालाप के क्रम में जानना चाहता है या वार्तालाप करता है तो पता चलता है कि दीनानाथ को पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष हो गए हैं और वह रोजगार के लिए भटक रहा है, उसे कोई नौकरी नहीं है। इसी क्रम में, इसी वार्तालाप के क्रम में लेखक कह रहा है कि आजकल तो रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, तुम उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? तो उनका बड़ा लड़का दीनानाथ बताता है कि मैं वहाँ भी गया था, घंटों लाइन में लगने के बाद मुझे पता चला, या घंटों लाइन में लगने के बाद अधिकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा नाम तो लिख ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले रहा हूँ, लेकिन नौकरी जल्दी मिलने की उम्मीद मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे ही योग्यता के बहुत हजारों बच्चे यहाँ अपना नाम लिखवा चुके हैं। तो एक तरह से लेखक यह बताना चाहता है कि जब छोटे से शहर में बेरोजगारों की इतनी भीड़ है तो बड़े शहरों की क्या स्थिति होगी। अर्थात बड़े शहरों में तो अतिशय बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी के मूल में कहीं न कहीं यह जनसंख्या वृद्धि है। इसी क्रम में आगे जब उनके घर पहुंच जाता है, उनका घर बहुत ही छोटा है, तो वह अपने मित्र श्यामला बाबू से पूछते हैं कि आप क्या बताइए कि क्या आपके पास यही 2 कमरे हैं? तो बताने लगते हैं कि मैं 2 वर्ष मुझे हुआ हरिद्वार में आए हुए और मैं कमरा खोजता रह गया, मुझे नहीं मिला। 1 साल के बाद किसी तरह से कमरा मिला है। यद्यपि शहर बढ़ रहा है, नई नई कॉलोनियाँ
सामान्य लोगों को कमरे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके मूल में कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि है, जिससे संसाधन कम होते जा रहे हैं, खाद्यान्न कम होते जा रहे हैं। तो लेखक किस तरह से बताया कि जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों की भी स्थिति नरकीय होती जा रही है और लोगों को रहने के लिए आवास इत्यादि भी नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में कहानी में आगे श्यामला बाबू की पत्नी जी जलपान लेकर आती हैं। उनका स्वास्थ्य कुछ गिरा हुआ है। उनके स्वास्थ्य को देखकर लेखक कहता है कि दवा क्यों नहीं लेती हैं। तब वो बताती हैं कितना बड़ा परिवार है, कोई न कोई तो बीमार होता ही रहता है, लेकिन मैं दवा लेने के लिए हॉस्पिटल गई थी, वहाँ की स्थिति तो और भी बदतर है। मरीज और उनके सगे संबंधी डॉक्टर को इस तरह घेर कर खड़े रहते हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मक्खियाँ चिपकी रहती हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो पूरा अस्पताल ही जो है अस्पताल की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शहर ही अस्पताल में आ गया, अस्पताल पर टूट पड़ा, पूरा शहर अस्पताल में उमड़ पड़ा। इसी क्रम में आगे वे बताती हैं कि एक समय था जब ग्राहकों को भगवान समझा जाता था, लेकिन आज लोग ग्राहकों से भी पिंड छुड़ाने लगे। उन्होंने बताया, उन्होंने मीन्स श्यामलाकांत की पत्नी बताती हैं कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मैंने सोचा कि कपड़े दर्जी के यहाँ सिलवा दूँ, और जब मैं अपने बड़े बेटे दीनानाथ को भेजती हूँ दर्जी के यहाँ, तो सब दर्जी जो है हाथ खड़े कर देते हैं, पहले से आए हुए कपड़े का ढेर दिखाकर अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। इसी क्रम में उनका छोटा लड़का आता है बाहर से राशन की दुकान से, और वो भी झुझलाया हुआ है और कहता है कि दिन भर लाइन में लगने के बाद भी पूरा सामान नहीं मिला। एक प्रकार से बच्चों, जो जगह जगह हमें देखने सुनने को भीड़ मिल रही है, जो लोगों की लंबी कतार दिख रही है, इसके मूल में यह जनसंख्या वृद्धि है। आइए आगे देखा जाए। मैं सोचने लगा आखिर इस सबका कारण क्या है, जो जगह जगह भीड़ लगी उसका कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से भी कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जाते हैं, रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? लेखक बता रहा है कि संसाधनों का विकास तो हो रहा है, घर भी बन रहे हैं, रोजगार के अवसर भी तलाशे जा रहे हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी देखो जहां भीड़ ही भीड़ है, तो क्या इसके लिए इंसान जिम्मेदार नहीं है? इंसान उत्तरदायी नहीं है? इंसान भी उत्तरदायी है, क्योंकि उसी ने इस जनसंख्या को बढ़ाया है। घर में बच्चों की भीड़ है, यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सी व्यवस्था न हो जाए, यह भीड़ दुखदायी बन जाती है। घर में बच्चों की भीड़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर उन बच्चों की सही ढंग से परवरिश ना हो, देखभाल ना हो, तो फिर वह भीड़ दुखदायी बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता है। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। आज 80% बीमारी हमारे देश की उचित खान पान न होने की, साफ सफाई न होने के कारण होती है। उचित खान पान और सफाई न होने के कारण देश के 80% बीमारियां देश में होती हैं। यह सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने पीने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। अर्थात खान पान सही हो और स्वच्छ वातावरण हो तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है।
सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कई दुष्प्रभाव हमारे आपके सामने देखने सुनने को मिलते हैं, जैसे सड़क पर दुर्घटनाओं का होना, सार्वजनिक स्थान पर नियम का पालन न होना इत्यादि। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। क्योंकि इतनी अधिक भीड़ है, उसका कार्य एक दिन में होता ही नहीं। एक दिन का काम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में होता है, अर्थात उसका समय, धन, शक्ति सब बेकार जाती है। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी, शायद यह तो समझ की बात है, भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। अर्थात भीड़ में खोया आदमी यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है या कहें दुष्परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं इस विपदा को वे झेल रहे हैं। लेखक कहता है कि हमें अपने मित्र श्यामलाकांत जी को भीड़ का जो भेद है, रहस्य है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे झेल रहे हैं। उनके चार लड़के और 4 लड़कियां हैं। ऐसा लगता है कि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, लेखक अंत में यही बताता है कि अगर हम नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस भीड़ में और इसकी समस्याओं में उलझकर पूरी तरह से खो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्याएं हमारे आपके सामने उपस्थित हो रही हैं, उन समस्याओं से वह हमें अवगत कराया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम से हमें परिचित कराया है और हमें यह शिक्षा दिया है, हमें यह सीख दी है कि अगर हम इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें इस बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। लेखक इस कहानी में यातायात की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, यातायात की दुर्व्यवस्था कह लें, रोजगार न मिलना, मकान इत्यादि का शहरों में न मिलना, स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित न होना, ठीक न होना, हर जगह भीड़ लगना, इन सभी के पीछे उसने जनसंख्या वृद्धि को बताया है। तो हमको आपको इस पाठ से यही सीख मिलती है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें नियंत्रित करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो आप लोग इस पाठ का सार अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।